कोच साहब, आपके पास इतने बड़े बड़े प्लेयर्स निकले हैं, आपने नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर दिए हैं इंडिया को, तो कोचिंग का आइडिया आपके पास पहली बार कब आया? मैं प्रशांत भाई, मैं शुरू में यहाँ गेम करता था रोहतक में। रोहतक शहर में, अपने शहर में कोई भी कोच नहीं था। तो मैंने सोचा कि यार मैं खिलाड़ी नहीं हो सकता, तो मैं आगे जो भी नया बच्चा आएगा वो 100% खिलाड़ी बनेगा। मैंने कोच बनना है, इसके लिए मैंने अपने ये बना लिया था कि भाई मैं सफर कर रहा हूँ और बच्चा सफर नहीं करे। और 94 में मैंने एनालाइज किया था, डिप्लोमा कोचिंग में लगा हुआ यूनिवर्सिटी में। और वहाँ पे इंटरव्यू होता है कि जो कर रहे फिजिकल टेस्ट है, दो रिटन टेस्ट है। उसके बाद एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू पे मेरी उम्र कम ही थी, तो मैंने उस डायरेक्टर ने मेरे साथ किसी पूछा, अटेंडेंस है वहाँ पे साइड डायरेक्टर, भाई आप ये गेम करने की उम्र है, कोच क्यों बनना चाहते हैं? मैंने उनको यही है, वही बता रहे थे, मेरा एक अच्छा कोच बनना है, क्योंकि मेरे शहर में खिलाड़ी बगैर कोचिंग के रह गए हैं। और मैं चाहता हूँ, मैं जैसे मैं भी रह गया और भी मेरे दोस्त भी रह गए, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे शहर में बगैर कोच के खिलाड़ी रहे। इसलिए मैं कोच बनना चाहता हूँ। ये एनबीए के मैं नहीं है कोच बना मैं। तो कोच साहब, और आपके आज नहीं है आप बहुत सारे ओलंपियन प्लेयर्स आपके अंडर से निकले हैं, जिनमें धर्मवीर सिंह का मैं इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने बताया कि गरीबी इतनी थी कि एक जो शूज गिफ्ट करे गए थे वो मेरे कोच द्वारा किए गए थे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे प्लेयर्स, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स मूलभूत सुविधाओं से रह जाते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये भी जो गेम है सेलेक्ट है, कोई टफ गेम है इनमें नहीं है। जो पैसे वाले नहीं आते, गरीब बच्चे आते, काफी गरीब परिवारों से। जो पैसे वाले बच्चे गेम करते हैं, बैडमिंटन हो गया, लॉन्ग टेनिस हो गया, जैसे शूटिंग हो गया। जो गरीब बच्चे जिनके पास जिससे भी नहीं होते, और काफी जो नहीं है कमियां होती हैं, जैसे स्पाइस है, किट है, डाइट है, ये हमारे लोकल बच्चों को बहुत कमी है। क्योंकि अगर एक खिलाड़ी को आप शूज लगा लो या पूरा डाइट का खर्चा ना 20,000 के लगभग महीने में आ जाता है खिलाड़ी को इंटरनेशनल बनने के लिए। और 5,000 रुपये में आप तो गाँव से बिलोंग करते हो, 5,000 रुपये में एक गाँव में परिवार का घर चल जाता है पूरे महीने का। तो इतने गरीब परिवार से बड़ी दिक्कत आती है सर इनके साथ काम करने में भी। इनको जैसे कई पूंजीपति आते हैं भाई, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, और खुद मैं करता हूँ अपनी से उनको मोटिवेट करके अच्छे बच्चों को कोशिश करते हैं कि अच्छा करे, और काफी अच्छा किया भी है। कोच साहब, आपका कोई खास यादगार ऐसा लम्हा जो आपको हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा? क्योंकि हर एक कोच और हर एक प्लेयर का एक मोमेंट ऐसी होती है जो वो जिंदगी भर याद रखेगा। तो आपकी कोई 2 या 3 ऐसी कोई याद? प्रशांत भाई, एक बार क्या था कि जब अपने डॉट इलेक्शन आया तो पूरा सेट बनने लग रहा था है। तो उस टाइम भी धर्मवीर के अंदर इतनी पावर है कि लड़के के अंदर, तो वो बैठ लग रहा है कि वो कैसे किस सिचुएशन में वो उसका बुरा वक्त आ गया, वही ओलंपिक नहीं खेल पाते पूरा में वो। तो उस टाइम नहीं है, हम कोई भी हारे हम छोड़कर नहीं है। हम राजीव गांधी टाइम में हम ट्रेनिंग करने गए तो पूरा सर बंद था, घबराए हुए भी थे हम। कभी कभी अटैक हो जाता था उस दिन, आपने देखा था। तो हमने जाकर अपना भाई परेशानी में हमने ट्रेनिंग करके आते थे, क्योंकि हमारा एक गेम था कि हमने जो नहीं अर्जुन दिख रहे हमारा मछली गया था अर्जुन को, इसी तरह हमारा एक गेम था भी ओलंपिक में अच्छा करना। लेकिन वो बड़ा दुख हुआ भाई, धर्मवीर भी उसके डोप में आ गया, और मैं भी बड़े बुरा वक्त था हमारा। वो नहीं कम से कम नहीं 10-12 दिन में मैं भी सो नहीं पाया था अभी। तो हमने 3-4 साल से लगातार मेहनत करे थे। आप अभी अपने स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करते हैं, और आप क्या ट्रेनिंग रखते हैं अपने स्टूडेंट्स की? मैं कोरोना से पहले और कोरोना के बाद में बता रहा हूँ, क्योंकि अब तो आपके पास स्टूडेंट्स आते नहीं होंगे। अभी भी आप कोई ट्रेनिंग शेड्यूल दे रखा है आपने? ट्रेनिंग शेड्यूल में सर जब ऑनलाइन देता हूँ उनको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ ट्रेनिंग, और हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। ग्रुप पे मैं ट्रेनिंग भेजता हूँ, और जो घर में जैसा वर्कआउट देता हूँ उनको, और उनसे डिस्कस करता हूँ। वो डालते हुए सर आज मैंने ये किया, सिटअप किया, गोल किया, और किया, क्यों करते हो ही सकता है चीज। तो जो वर्कआउट करते हो रहे हैं वो वर्कआउट हम कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे हम डिस्कस करते रहते हैं। और कोरोना के बाद तो नहीं है सर, बिगिनर से उठाना पड़ेगा, क्योंकि जीरो हो जाएगा। जो एथलेटिक्स है ये इंडोर गेम नहीं है, घर के अंदर ट्रेनिंग है उसकी। इसको 20 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ती है लॉन्ग डिस्टेंस को, कोई भाई बाहर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वो हमारे पॉसिबल नहीं है इंडोर में।
तो ये खुलने के बाद हमने जीरो से दोबारा उठाना पड़ेगा, बड़ी हार्ड वर्कआउट करना पड़ेगा। कोच साहब, आपके पास अभी कितने टोटल बच्चे हैं, और अभी आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में कौन ऐसा बच्चा है जो एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स के लिए मेडल इंडिया के लिए ला सकता है? मैं सिर्फ हरियाणा की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। अगर आपका कोई फेवरेट प्लेयर हो तो। मेरे पास भी हैं 200-250 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। मेरे पास लड़कियां हैं, बहुत टैलेंटेड लड़कियां हैं, जो आने अभी खेलो इंडिया में भी 2 ब्राउन, एक सिल्वर ब्राउन मेडल था मेरा सोनी का है 5000 मीटर में। भगवान ने चाहा तो वो नहीं है, 2022 के एशियन गेम में 100% मेडल होंगे, कॉमनवेल्थ एशियन गेम में। एक जूनियर लड़की हमारे पास है, दीपांशी है, लड़की बहुत अच्छी कर रही है, वो भी जूनियर लड़की है। क्योंकि हमारे क्या है कि जो स्प्रिंट पे साउथ का होल्ड होता है, स्प्रिंट रेस में साउथ एडवांस होता है, और स्प्रिंट लॉन्ग डिस्टेंस में अपने नॉर्थ एडवांस होता है, जिसकी हरियाणा। तो स्प्रिंट में मैंने साउथ को कई बार पिछाड़ा है, और अब दोबारा पिछाड़ने के लिए मैं कोशिश करूंगी हम साउथ को बीट करेंगे और इंडिया में टॉप आएंगे, और इंडिया में टॉप आने के बाद तो हम ओलंपिक क्वालिफाई के काफी नजदीक पहुंच जाएंगे। और 4 साल चेंजिंग में मैं काम कर रहा हूँ लेके। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में किसके एथलीट ज्यादा अच्छे हैं, आपने उसका जवाब दिया। और मेरा उससे अगला सवाल लड़कियों के ऊपर ही था। हमारी लड़कियां जो कि इतनी टैलेंटेड है, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं एक दीवार के पीछे छुपी हुई हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास बहुत सारी लड़कियां प्रैक्टिस करती है। मैं सर उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करता हूँ, और पेरेंट्स को बोलता हूँ कि ये हमारे लिए कुछ आदमी, मतलब हमारे क्या है कि हमारी पुरानी रीति रिवाज से है। हमारा जो हरियाणा आपने पता है कि हम लड़कियों को कम से कम आगे निकालते हैं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं कि भाई पेरेंट्स को मोटिवेट करता हूँ कि भाई देखते बेटे से आगे आज ये दिन। और नहीं है ये डेडिकेटेड भी है, आपने भी देखा होगा गेम किया है, तो लड़कियां जरा सिंसियर होती हैं, लड़कियां काम करने में भी जरा मोटिवेट करके उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करा, भाई लड़कियों को आगे भेजो, तुम्हारा नाम होगा, बेटी का नाम होगा, और हरियाणा का और देश का नाम होगा। परिवार को मोटिवेट करके इनको निकाल रहा हूँ सर मैं। कोच साहब, आप नॉर्थ इंडिया से प्लेयर्स निकाल रहे हैं, ऐसा डाइट की वजह से या ऐसा हमारी सरकार की वजह से ऐसा है क्या कि नॉर्थ इंडिया में मूलभूत सुविधाएं कम रह जाती है अगर हम कंपेयर करें तो साउथ इंडिया से? हाँ सर, साउथ इंडिया में ज्यादा सुविधाएं हैं, वहाँ पे अकेडमी, अच्छी अकेडमियां है, वहाँ पे प्लेयर को ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। मिलता तो अपने यहाँ भी है, लेकिन बाद में मिलता है। फायदा क्या है, जब ओलंपिक मेडल, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ आता है तभी मिलता है। वहां तक पहुंचने के लिए काफी बच्चे पिछड़ जाते हैं। जो ओलंपिक में मेडल आता है एशियन गेम में, उनसे बच्चे हमारे यहाँ बच्चे, लेकिन वो रह जाते हैं क्योंकि डाइट और वहां तक जाने के लिए जो सफर होता है, उस सफर के लिए डाइट की, पैसे की, रेस्ट की, अपने अच्छी ग्राउंड की जरूरत होती है, वो नहीं मिल पाती खिलाड़ियों को। तो गवर्नमेंट ने ग्रास लेवल पर अगर गवर्नमेंट काम करेगी तो हम और बेटर कर सकते हैं। आपने ग्रास रूट की बात करी, आपने ग्रास रूट की बात करी। जो अभी ओलंपिक हुआ था उसमें भी जो वहां से जो प्लेयर्स आए थे उन्होंने भी बोला कि ओलंपिक या एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल मिलने के बाद ही हमें पूछा जाता है, उससे पहले नहीं पूछा जाता। तो आपको क्या लगता है कि हमें और आपको या सरकार को क्या करना चाहिए कि ग्रास रूट लेवल से ही प्लेयर्स का पता चले, उनको सुविधाएं मिले? टैलेंट सर्च के लिए कुछ हमने ना कि सुविधाएं होनी चाहिए कि भी हम टैलेंट सर्च करें, और उसको टैलेंट सर्च करने के बाद हम उनको पूरी सुविधाएं दें, पूरी ड्रेस दें, अच्छे ग्राउंड दें, और सबके लिए अच्छे कोच दें। ये तो अच्छी सुविधा है, लेकिन कोच तो अच्छे नहीं है। कोच बच्चे होने सफार खराब कुछ वहाँ पहुंच जाते हैं जो बच्चों को अच्छा नहीं कर पाते। अभी आपका कोरोना के बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो आपका क्या विजन रहेगा कि आप अपने प्लेयर्स को, अभी जैसे आपने बताया कि सोनिका एशियन गेम्स के लिए मेडल ला सकती है, तो लड़कियों के अलावा लड़कों में आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में आपका विजन क्या रहेगा लड़कों को लेकर भी? लड़के भी मेरे पास अच्छे हैं, 4-5 लड़के बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या दिक्कत आती है हमारे पूरे इंडिया में दिक्कत है। जब बच्चा अच्छा खिलाड़ी हो जाता है, नेशनल मेडलिस्ट हो जाता है, उसको जॉब मिल जाती है, और जॉब मिलने के बाद डिपार्टमेंट उसको अपने डिपार्टमेंट में बुला लेते हैं, उसको फ्री नहीं करते, और इसके कारण उसकी परफॉर्मेंस रहती है। तो कुछ अच्छे लड़के हैं मेरे, अगर डिपार्टमेंट मेरे को दे देता है तो मैं 100% रिस्क में देखता हूँ कि मैं 2022 के एशियन गेम और 24 ओलंपिक में इंडिया को काफी मेडल ले सकता हूँ। ऐसा क्यों होता है कि एक जो लड़का होता है या लड़की भी, कोई भी एथलीट होता है, वो सिर्फ
एक जॉब लेने के लिए ही कोई गेम करता है। ये हमारे जो ट्रेंड है, और जॉब मिलने के बाद वो अपना गेम छोड़ देता है या उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता, ये ट्रेंड कैसे खत्म होगा? क्योंकि इससे हम प्लेयर्स तो निकाल रहे हैं, पर उन प्लेयर्स की जो उम्र है वो कम होती जा रही है। इससे क्या है कि हम सारे में सभी मिडिल फैमिली से है। मिडिल फैमिली में के बच्चे पे डिपेंड होता है, बच्चा घर वाले कुछ पैसा देते हैं तो बच्चा नहीं दे पाते। जब वो जॉब लग जाता है ना, पूरा परिवार पे डिपेंड हो जाता है, तो कमाने के लगातार जॉब करनी पड़ती है और घर पैसा भेजना पड़ता है, वो उतना नहीं कर पाता। आप भी देखा होगा, जब स्टूडेंट थे घर वाले पैसे खूब देते थे, अब घर वालों से मांग नहीं सकते आप जॉब लगने के बाद। और नहीं है, घर वाले आप पर डिपेंड हो जाते हैं, बेटा कुछ देगा, तो घर वाले परिवार का भी एनरोल हो जाता है बच्चे को गेम में डाउन करने में, जॉब लगते ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं। कोच साहब, अगर मैं आपके फेवरेट 5 प्लेयर आज तक के फेवरेट 5 एथलेटिक्स के प्लेयर का नाम जानना चाहूं तो वो कौन से होंगे? मेरे इंडिया के तो पीटी उषा है, अपने मिल्खा सिंह, परमजीत यादव बहुत तगड़ा खड़ा है पंजाब से, एशियन गेम में मेडलिस्ट है परमजीत, भूपेंद्र, और अपने या सीमांचल में भी काफी टैलेंट है विशेष वाली। आपका स्टूडेंट धर्मवीर सिंह ने मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा, तो उस टाइम पे आपको कैसा लगा था? खुशी तो कई इतनी खुशी होती है कि जो एथलेटिक्स में क्या होता है कि ये बहुत ही बोर गेम होता है, इसमें ट्रेनिंग इतनी बोर होती है, लेकिन खुशी तब होती है जब आप पोडियम पर फर्स्ट पे खड़े होते हो। खिलाड़ी से ज्यादा कोच को खुशी होती है बहुत ज्यादा, और इतनी ज्यादा खुशी होती है कि उसको हम बयान नहीं कर पाते। सारी जितनी हमें कष्ट होते हैं हमारे, जैसे जितनी मेहनत करते सारे वहां पर तो पूरे हो जाते हैं, देशी भाषा में पूरे हो जाते हैं। उसेन बोल्ट का मैं एक कोटेशन सुन रहा था, उन्होंने बोला कि मैं एशियन गेम, ये ओलंपिक गेम्स और सारे गेम्स मिलाकर सिर्फ आज तक 2 मिनट से ज्यादा नहीं दौड़ा हूं प्रोफेशनली, पर इसके लिए मैंने 20 साल से भी ज्यादा मेहनत करी है। तो आपने बोला कि एक ये एथलेटिक्स की प्रैक्टिस बड़ी बोर होती है, तो पर आप एथलेटिक्स के कोच हो, तो आप अपने प्लेयर्स को कैसे मोटिवेट रखते हो प्रैक्टिस करने के लिए? उनको एम देना पड़ता है हमने, भाई इस टाइम हम ये करेंगे, और मैं जब हम टाइम चाल होती है हमारी, जैसे आप पढ़ते हो, आप पढ़ाई करते हो, तो इसके लिए आपने कितना जरा पढ़ा है, कितना आपको याद हुआ, कैलकुलेशन करने के लिए जो टेस्ट होते हैं, भाई अपने टेस्ट हो गया, अपने क्लास के टेस्ट हो गया, उसी तरह मैं भी टेस्ट करता हूँ, उनको मोटिवेट करने के लिए स्ट्रेंथ कितना इंप्रूव हो गया, इंडोर कितना हो गया, आपकी स्पीड कितना इंप्रूव हो गया, वो टेस्ट लेकर रहता हूँ, जिसमें कमी होगी सेक्टर में ज्यादा काम करता हूँ अच्छी तरह पहुंच देने के लिए। और एक खुशी की बात है कि हमारे रोहतक में एमडी स्टेडियम में 8 उत्तर भारतीय बच्चे यहाँ हैं, यूपी से, पंजाब से, दिल्ली से और एमपी तक के बच्चे यहाँ आगे ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो पीजी में रहते हैं। आपका गेम इंडिविजुअल गेम है, पर जब तक किसी प्लेयर की मेंटालिटी एक टीम प्लेयर की तरह नहीं होगी, वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि बिहेवियर बहुत जरूरी है आज के समय में। तो आप अपने प्लेयर्स को, इंडिविजुअल प्लेयर को, क्योंकि इंडिविजुअली अगर कोई अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि वो टीम प्लेयर भी अच्छा हो, तो आप उनको किस तरह की मेंटालिटी बताते हो कि आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा अगर आपको प्रैक्टिस भी करनी है, मेडल भी लेकर आना है? हमारा क्या है कि जिससे हमारा टीम गेम भी हो जाता है, रिले रेस है, इसमें 4 नहीं दौड़ते, 4 मिलकर दौड़ते हैं, तो और ग्रुप का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आप अकेले ट्रेनिंग करोगे, आपके पास खेल हो, खिलाड़ी अच्छे रहे हो, अकेले ट्रेनिंग करते हो तो इतनी नहीं हो पाती, ग्रुप में बहुत ज्यादा हो जाती है, पता नहीं चलता, तो ग्रुप में बांध के रखना पड़ता है। भैया जूनियर को बोलते हैं कि सीनियर की रिस्पेक्ट करो, और आप रिस्पेक्ट करो, कुछ कुछ अच्छी बातें बताएगा आपको, और एक ग्रुप में रखे, ग्रुप में बातों में बहुत ज्यादा मेहनत करते, क्योंकि चक्कर घंटे की बार ट्रेनिंग कर लेते हैं, उनको पता नहीं चलता, तो बोलते सर पता भी नहीं चला, जहाँ पे हार्ड वर्कआउट थोड़ा बहुत रिक्रिएशन करवाना है, हर चीजें लेके चलना पड़ती है, और बच्चे को भी समझाना पड़ता है, अपने फोटो की रिस्पेक्ट करो, ग्रुप में रहना है, अगर तुम सारी पॉजिटिव सोच होगी तो तुम 100% परफॉर्मेंस दोगे, तो भगवान भी आपके साथ होगा। देखिए, बास्केटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, इन जो गेम है इनमें खिलाड़ी आराम से आ जाते हैं, बैडमिंटन जैसे आपने बताया। आप एथलेटिक्स में अपने बच्चों को कैसे अपने पास लेकर आते हैं? क्योंकि ठीक है, गांव में सुबह बच्चे दौड़ मारते हैं, पर वो तो फौज में भर्ती होने के लिए दौड़ मारते हैं, तो उनको आप अपने पास कैसे बुलाते हो, और बुलाने के बाद उनको एक मेडलिस्ट कैसे तैयार करते हो आप? जैसे कई बार मैं जाता हूँ घूमने, रिलेटिव के पास जाना पड़ता है, रस्ते बस रोड में रोक देता हूँ, देखने लग जाता हूँ। आप शैली का नाम सुना होगा आपने, साथ घूमना उतार देते शैली,
जो है ना ओलंपिक चैंपियन हुई है जैमेका की है वोल्ट्रिस हाथी। ये बॉम्बे में नहीं है, बॉम्बे में जैसे दुकानें होती हैं इन पे जो बाहर रख लेते हैं, पुलिस आती है सामान को लेकर दौड़ जाते हैं। और तो वैसे ही शैली भी अपने देश में से अपना सामान रखे हुए थी बाहर बेचने के लिए कुछ। तो वो है ना पुलिस आओ भाग जाओ फिर दोबारा आ जाओ, वहाँ पे कोच उसको देख रहा है जान के। कोच ने देखा भाई वो बहुत स्पीड इसके अंदर था, उसने उसको उसकी अपनी सिक्स सेंस होती है हर कोच के पास। सिक्स सेंस से उस लड़की को अपने पास लिया और वो ओलंपिक चैंपियन बना दी। हमारी सिक्स सेंसेस पे काम करते हैं हम और देखते हैं बच्चा कितना अच्छा कर सकता है। जैसे मेरे पास एक लड़का था जोरा सिंह, आज है ना एससी रैंक पे है वो देश में, तो वो कोई गेम खेल रहेगा। मैं देख रहा था अभी जोरा सिंह जो पकड़ने वाला था सिंह कबड्डी में हरियाणा स्टाइल में, जो ऊपर से जंप लगा गया। मैं यार बड़ा टैलेंट है, वो उसको मोटिवेट करके ले आया एथलेटिक्स में, भाई अच्छा कर लेगा। उसके बाद उसने इंडिया रिकॉर्ड बनाया जैकेट लेन का, और इंडिया रिकॉर्ड बनाने के बाद आज एसपी रैंक पे है। इसलिए थोड़ा मोटिवेट पेरेंट्स को बुलाते हैं, इसको मोटिवेट करते पेरेंट्स को, काफी गोल हो जाता है कोच का। साइकोलॉजिस्ट भी अभी है, फिजियोथेरेपिस्ट भी अभी है और कोच भी। कोच साहब, आप अपने स्टूडेंट्स को या जो आपको देख रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे थ्रू? मैसेज मैं देना चाहता हूँ फिलहाल तो भाई अपना नहीं है, जिंदगी जरूरी है, अपने घर पे रह के एक्सरसाइज करनी है, कम से कम घर से बाहर निकलना है, क्योंकि सारे संसार का बहुत बुरा वक्त चल रहा है। और जो कोरोना बीमारी है इससे हम सब घर पे रहकर नहीं बचा जा सकता है। सोशल डिस्टेंस के साथ अगर बाहर जाना पड़े तो अपना सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है, किसी चीज को टच नहीं करना है, किसी के नजदीक नहीं जाना है। मोदी जी बार बार बोलते हैं कि कम से कम नहीं है 5 फुट दूर रहना है एक दूसरे से, और अपने नजदीक भी नहीं आना है। और क्योंकि ये जवान आदमी है ये तो सर्वाइव कर जाएंगे, ये तो दिक्कत हो जाएगी। घर में छोटे बच्चे भी हैं बड़े भी हैं, अगर उनके लग के घर में आ गया तो घर वालों को दिक्कत होती है। ठीक है कोच साहब, मेहनत तो इतने अपना बुरा चल रहा है। ठीक है कोच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बताया एक एथलेटिक्स के साथ कितनी सारी समस्याएं साथ आती है। एक मिडिल क्लास को सिर्फ गेम नहीं करना होता, उसको अपना घर भी चलाना होता है। आपने मेंटालिटी बताई हमें प्लेयर्स की कैसी होनी चाहिए। आपने अपने एज ए कोच कितनी सारी प्रॉब्लम होती हैं, प्लेयर्स को कैसे आप मोटिवेट रखते हैं। आपने बताया कि कोरोना में आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे से बातचीत